पिछली क्लास में हमने जो चीज पढ़ी थी, चैप्टर है एटम। इसमें पिछली बार हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पढ़ी। ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और उसके अंदर हमने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी निकालना सीखा था। अब जिस चीज को अब हम पढ़ेंगे वो है यहां से सबसे पहले बोहर पोस्टुलेट्स। बोहर पोस्टुलेट्स बोहर पोस्टुलेट्स। रदरफोर्ड ने जो गलती की थी, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी रेडिएट होती रहती है और फाइनली वो न्यूक्लियस से टकरा जाता है। बोहर ने उस चीज को साबित किया था कि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपनी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है, कंटिन्यूअस, और उसके पास एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है और वो कंटिन्यूअस उसी में रिवॉल्व करता रहता है। तो उसका बोहर के 3 पोस्टुलेट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, लिखो चलो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a certain stable orbit. Electron revolve in a certain orbit without emission of radiant energy. Electron revolve in a certain orbit without emission of radiant energy. दूसरा लिखो, सेकंड पोस्टुलेट्स लिखो। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। क्योंकि जब वो घूमते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऑर्बिट में घूम रहा है, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ये उसकी रेडियस है, उसका कुछ मास होगा me, और उसके पास ऐसे करके वेलोसिटी होगी ve। ठीक है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इक्वल टू, क्या बोला इन्होंने, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है नंबर n, यानी n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। और L इक्वल टू क्या होता है हमारा, me ve r इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2π। ये हमारा इनका सेकंड पोस्टुलेट्स था। आगे लिखो, यहां पे लिख लेंगे H इज ए प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। थर्ड पोस्टुलेट्स है, राइट डाउन द थर्ड पोस्टुलेट्स। मिटाना पड़ेगा इसको, मुझे उतार लो इसे फटाफट से। हो गया सबका, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स लिखो फिर।
इलेक्ट्रॉन might make a transitions, electron might transitions from one of its specified orbit, one of its specified non-radiating orbit लिखना, one of its specified non-radiating orbit to another lower energy, to another lower energy when it is difference between the initial and final stage. ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, करेक्ट करो इसे। इसमें लिखेंगे लोअर एनर्जी के बाद लिखेंगे when it is done, so photon is emitted, when it is so photon is emitted देखो, photon is emitted having energy equal to write down the third postulates. Electron might transitions from one of its specified non-radiating orbit to another lower energy when it does so photon is emitted having energy equal to the difference between the initial and final stage. Then frequency of emitted photon is given by h nu is equal to ei minus e final. ei initial energy और ef final energy of the state. देखो कैसे है, इसको लिखो, फिर इसके आगे इसको समझो होता कैसे है कि हमारे पास इस तरह से करके हमने ऑर्बिट होती हैं, ये एक ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई, ये तीसरी ऑर्बिट हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब हर इन जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल इसलिए बोला जाता है कि हर एक के पास यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो कुछ एनर्जी से घूम रहे होंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो कुछ अलग एनर्जी होगी, इसमें घूम रहे होंगे कुछ अलग एनर्जी होगी। तो सबसे कम जो एनर्जी होती है वो इसके पास होती है, जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम दूर चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाती है। अब ये क्या कहता है, देखो, इलेक्ट्रॉन might transitions from one of its specified non-radiating orbit to another lower energy, यानी एक ऐसी ऑर्बिट से आ रहा है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और वहां से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, उस वाले ऑर्बिट में आ रहा है जहां पर एनर्जी कम है। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे यहां पर एनर्जी ज्यादा है तो ये यहां से वापस यहां आ रहा है या यहां से ये वापस यहां आ रहा है, तो जब वो लौट के आ रहा है तो एनर्जी का, यानी इस वाली एनर्जी जैसे यहां से यहां आ रहा है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी बची उस एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। अब हमने पहले कभी कहीं बात की थी तो तुमको याद होगा, हमने कहा था कि एक एटम है उसको हमने एनर्जी दी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर डिफरेंट उसमें चले गए। कैसे चले गए, मान लो इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर इसको अगर मान लो हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें तो कितना हो जाएगा, -1 रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां आ जाएगा, इस वाली ऑर्बिट में। अगर हमने इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां से आ जाएगा, इस वाली ऑर्बिट में। अगली वाली की सपोज करो कुछ और एनर्जी है, यहाँ पर कितनी है 0.25 है, तो 0 इसमें हमने कितनी एनर्जी देंगे 1.75 की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए एनर्जी लेकर के।
ठीक है। अब रूल क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तभी रुकेंगे जब पिछले वाले ऑर्बिट कंप्लीटेड होंगी, तो ये यहाँ पर घूम नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये वहां से ट्रांजिट होकर वापस आते हैं। तो जब ये वापस आते हैं तो यहाँ ये मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो इसको यहाँ से लौट के यहीं आना है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो जितनी एनर्जी लेके गया था उतनी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, और जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसी का क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा उतने, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ाया था ना, समझ में आया ये बात मैंने क्या बोली। तो यहां से जो इन दोनों लेवल का जो डिफरेंस होगा, उतना डिफरेंस के बराबर एनर्जी गेन करके वो यहाँ पहुंचेगा, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उतने ही डिफरेंस की एनर्जी को क्या कर देगा, लूज। तो जब वो लूज करेगा तो उसमें से एक फोटोन निकलेगा, वो जो फोटोन निकलेगा वही लाइट की फॉर्म होती है हमारी। अब ये चीज तो आपको समझ में आई। अब देखो इस तरह से करके उसने माना ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है, ये चौथी स्टेट है, ये पांचवी है, ये छठवीं है, ये सातवीं है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रॉन गया हो तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होके आ सकता है, यहाँ गया हो तो यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, यहाँ गया हो तो यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, यहाँ गया हो तो यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ गया हो तो यहाँ से भी आ सकता है। तो हर एक के बीच में एनर्जी डिफरेंस कैसा कैसा हो गया, अलग अलग। यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जितनी एनर्जी लेकर पहले गया होगा, गया तो होगा कुछ ना कुछ एनर्जी लेके, उतनी एनर्जी को वो लूज करते हुए आएगा। तो जितनी दोनों का डिफरेंस होगा, हो सकता है यहां से गया हो और यहां से यहीं आ जाए, हो सकता है यहां से यहां गया हो तो यहां से यहां भी आ सकता है। तो अगर यहां आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा, यहां आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा, यहां आएगा तो इतनी एनर्जी के डिफरेंस का फोटोन छोड़ेगा, और अगर यहां से यहां आएगा तो इतनी एनर्जी के डिफरेंस का फोटोन इमिट आउट करेगा। समझ में आ गया ना, इस तरह से करके ये निकलता है। क्लियर बात आई समझ में या नहीं आई? सर अगर हम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालना तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर निकलेगा तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे फिर, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो मेटल से निकल के बाहर चला गया, ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वहां पर इसमें मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो वो आयनाइज्ड हो गया। और वो जो एनर्जी बोली जाएगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, जिसने एटम को आयनाइज कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई बात? ओके। अब देखो ये वाली एनर्जी क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये क्या बोली जाएगी, इनिशियल एनर्जी, और ये क्या बोली जाएगी, फाइनल एनर्जी। ऐसे बोली जाएगी ना, नहीं, ये बोली जाएगी फाइनल और ये बोली जाएगी इनिशियल। या दोनों में एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से माइनस फाइनल और माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइनल माइनस माइनस प्लस इनिशियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इनिशियल में से हमने फाइनल वाली एनर्जी को घटाया। समझ में आया? इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से हायर एनर्जी थी, और कहां आया, लोअर एनर्जी पर। तो इनिशियल एनर्जी से हमने किसको घटा दिया, फाइनल एनर्जी को। समझ में आया? ये हंसता ही रहेगा। चलो इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो nth ऑर्बिट बनेगी उसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो अब आप सोचोगे कि उसके पास ये हमारा न्यूक्लियस है, यहां देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिट तो इसके पास बहुत सारी हैं, ये है, दूसरी ये है, तीसरी ऑर्बिट ये है, ऐसे ही करते करते यहाँ पर कहीं nth ऑर्बिट है, दिस इज ए nth ऑर्बिट। तो अगर ये nth ऑर्बिट है तो यहाँ से इस ऑर्बिट की ये रेडियस होगी, ये रेडियस कितनी होगी, r है, और यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vn, और इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास कितना होगा, me।
ठीक है, तो लिखो let us consider me is the mass of electron revolving in nth orbit of hydrogen atom with velocity vn and radius of nth orbit is rn। अब किसी भी ऑर्बिट को रिवॉल्व कराने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, ये न्यूक्लियस है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा E, प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स हो गए, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ही कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हम यहीं से एक बात शुरू करेंगे। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब देखो यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पर भी n आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ nth, रेडियस ऑफ nth, राइट, इज इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू E क्या हो गया? E²/rn का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां से ये कट गया एक, तो कितना बचा? कितना बचा भाई? mvn² इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/rn। This is equation 1. This is equation 1. According to Bohr magneton, या Bohr postulates लिखो। Bohr postulates, कौन सा postulates? सेकंड postulates, एंगुलर वाला। एंगुलर वाला क्यों यूज किया? क्योंकि गोल गोल घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वो कितना, किसके बराबर होगा भाई? me vn और rn। ठीक है, इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, rn की वैल्यू निकालो यहां से। rn की वैल्यू निकाली तो कितनी हो गई? nh/2 पाई। या एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो डिवाइड। इक्वेशन 2। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1/2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो देखो भाई, mv²/mvn/rn इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/rn। इधर rn, उसके बाद डिवाइड किससे करना है? इससे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2π/nh। ठीक है, हो गया डिवाइड। ठीक, अब देखो rn से कट गया rn, m से कट गया m, vn से कट गया vn। तो वेलोसिटी आ गई भाई, vn इक्वल टू कितना आ गया? 1/, अच्छा एक चीज और, ये पाई से कट गया पाई, और इस 2 से कट गया ये 2, तो ये कितना आ गया? 2ε0
एन एच और ऊपर क्या आएगा ई स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर? ऐसी दिक्कत किसी को? ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से करके लिखो। 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। उतारो जरा फटाफट से। तो देखो यहाँ पे सभी चीज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एन इज द मल्टीपल इंटीग्रल, यानी जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं हमारे ऑर्बिट्स। तो यहाँ देखो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/n के। ठीक है, और बाकी की चीजें क्या हो गई ये देयरफॉर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज अल्फा। ठीक है, इस पूरी चीज को हमने क्या मान लिया अल्फा n, और अल्फा की वैल्यू हो गई ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। यहां से क्या हो गया 1/n। ठीक, अब देखो पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी v1 रेशियो v2 रेशियो v3 रेशियो डॉट 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 डॉट, है ना। पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में रेशियो निकालते हैं, क्या होगा देखो 1/1 रेशियो 1/2 1/3। तो आपसे पेपर में यही पूछा जाता है कि वेलोसिटी इन सक्सेसिव ऑर्बिट्स आर इन दिस रेशियो, प्रूव इट। ये ठीक है, एक चीज पूछी जाती है। दूसरा देखो Vn इक्वल टू क्या होता है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, इसमें c से मल्टीप्लाई कर देंगे और c से डिवाइड कर देंगे, तो Vn इक्वल टू ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी और c अपॉन n। ठीक, ये जो वैल्यू होती है ये अल्फा के बराबर होती है, अल्फा c अपॉन n Vn, जहां पर अल्फा इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी होता है, और इसकी सब की वैल्यू रखते हैं, इसकी सब की वैल्यू रख दें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/137 आता है। ठीक है, अल्फा, तो ये अल्फा हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोला जाता है भाई, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इस Vn को फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Vn को 1/137 इंटू c अपॉन n। तो देखो यहां से कुछ ना करके तुमसे पूछा जाए 10वें ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या थी, n की जगह पे क्या रखना है 10 1/37, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पे क्या रख देना है 10। तो इतने झुलझाल में ना पड़ के हम यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। रेशियो पूछो तो, और रेशियो पूछो तो देखो ये कांस्टेंट रेशियो पूछोगे तो क्या होगा, सब कटते चले जाएंगे, तो 1/n 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 1/n। हाँ, तो वो यही वाली बात आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जब रेशियो पूछेंगे तो पहले में n की वैल्यू 1 आ जाएगी, दूसरे में n की वैल्यू 2 आ जाएगी, बाकी सब कांस्टेंट है वो सब कट जाएंगे, तब भी यही चीज आएगी। समझ में आया क्वेश्चन? पेपर पे कैसे, तो फाइन स्ट्रक्चर पूछा जाए आपसे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, ओके, अब रेडियस निकालनी है हमको nth ऑर्बिट की, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन भी हटा दो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आप देखो जब आपको पता होगा v इतना है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 ऑफ किसकी, Vn की। रख दो भाई m, Vn की वैल्यू है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच और r n इक्वल टू
टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू एन एच इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन में एम ई स्क्वायर। क्लियर? तो आर एन इक्वल टू हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। 2 पाई 2 से 2 नहीं कटेगा। हाँ 2 पाई भी तो रह गया, पाई रह जाएगा। 2 पाई रह गया, ये 2 पाई कहाँ गया, यहाँ पे तो रह गया, बताते नहीं हो 2 पाई छूट गया। बता देना। गुड। 2 से 2 हाँ 2 से 2 काट दो, चलो यही काट दो, 2 से 2 ये काट दो, 2 को लिखो ही मत, ठीक है ना, 2 को लिखो ही मत। क्या हो जाएगा, पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एन। अब इस आर एन में देखो आप, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। ठीक है, यानी रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एन स्क्वायर के। ये सब का क्या कर देंगे, देखो तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इक्वल टू ए नॉट, ऐसे लिख लेते हैं, ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। और देखो भाई ए नॉट किसके बराबर है, ए नॉट किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देयरफॉर आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। आगे देखो, ज्यादा बोलो मत। देखो अब अगर हमसे रेडियस पूछी जाए, R1 रेडियस, R2 रेडियस, R3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 4 9 स्क्वायर में है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। बाकी ये तो कांस्टेंट है, रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा, रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit। We know that kinetic energy is equal to 1/2 mvn square. Vn is the velocity of the electron in nth orbit. So we know that kinetic energy 1/2 m. What is the e square upon 2 epsilon naught nh square। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m e की पावर 4 अपॉन 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8 m e की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। This is the kinetic energy. देखो, other than n, all the component of this and this are constant. So kinetic energy is also in the form of 1/n square, है ना? यानी kinetic energy is also directly proportional 1/n square।
तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पहली ऑर्बिट में 1 होगी, दूसरी ऑर्बिट में 1/2 रेशियो होता रहो, तीसरी ऑर्बिट के साथ रेशियो निकालेंगे 1:2:3 ऑर्बिट। तो कैसे निकालेंगे 1 1/4 1/9 1/16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अब हम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को भी मैं यहां लिख देता हूं इधर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1/8 m⁴ n² और h²। उतार दिया सबने? अरे यार बहुत धीरे धीरे करते हो। हो गया सर जी, हो गया। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी, आप सोचो ये न्यूक्लियस है, ये इसकी पहले ऑर्बिट है, ऐसे ऑर्बिट बढ़ते 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 ये यहाँ पर जाकर कहीं nth ऑर्बिट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता था, यही होता था ना, और नेगेटिव भी होती थी वो। तो U = 1/4πε0 नेगेटिव, ये हो जाएगा e² और ये हो जाएगा Rn। ये स्क्वायर नहीं होता था भाई यहाँ पे Rn। ठीक है, Rn की वैल्यू यू नो, U = -1/4πε0 e² अपॉन what is the value of Rn? ε0 n² h² अपॉन पाई m e²। यहाँ लिख देंगे therefore Rn कितना है ε0 n² h² अपॉन पाई m और e²। ये Rn की वैल्यू है। ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी देखो, तो U = कितना हो गया -1/4 पाई से तो पाई कट गया ना, ये कितना हो गया 4 ε0² n² और h²। m ही ऊपर आएगा, तो देखो m तो ये रहा, e × e मिलेगा तो e की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ therefore पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट -m e⁴ अपॉन 4 ε0² n² h²। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख दो लगे आप -m e⁴ अपॉन 4 ε0² n² एंड h²। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में होगी, लेकिन वो 1/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? E टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, इसका मतलब है टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी हम किसकी जोड़ेंगे? nth ऑर्बिट की, और पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी जोड़ेंगे? nth ऑर्बिट की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/8 m e⁴ अपॉन ε0² n² h² प्लस ये माइनस का 1/4 m e⁴ अपॉन कितना हो गया भाई ε0² n² h²। देखो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ओए कॉमन क्या बचा 1/8 -1/4 कितना बचेगा -1/8। वेरी गुड, -1/8 m e⁴ अपॉन ε0² n² h²। दिस इज द nth टोटल एनर्जी ऑर्बिट एनर्जी।
इतनी टोटल एनर्जी होगी। किसके इक्विवेलेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। ठीक है। अभी आप एक चीज देखोगे, एक चीज यहां पर आप देखोगे, इन दोनों एनर्जी के बीच में रिलेशन देखो आप, इन दोनों एनर्जी के बीच में रिलेशन देखो। अगर मैं इसमें 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से सुनो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा? 2/8 है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? -2 काइनेटिक एनर्जी के। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख, फटाफट लिख। देखो ट्रांजिशंस एनर्जी, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप लिखोगे ट्रांजिशंस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे? ट्रांजिशंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, En इज इक्वल टू EI माइनस EF, EI माइनस EF। जरा देखो यहां से EI निकालो, EI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/8 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर I और h स्क्वायर। इसी तरह से जब हम EF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/8 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NF स्क्वायर माइनस और h स्क्वायर। ऐसे हो गया ना? ऐसे हो जाएगा ना? यहाँ रखो भाई, क्या कॉमन आ जाएगा सब में से? सब में से देखो, एक तो माइनस कॉमन आ गया, 1/8 कॉमन आ गया, और ME की पावर 4 कॉमन आ गया, नीचे से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया और h स्क्वायर कॉमन आ गया, राइट। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1/n इनिशियल माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, इस माइनस की अब मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इनकी भी जरूरत नहीं है। अब इसको अंदर भेज दो, En इज इक्वल टू माइनस को अंदर भेजा 1/8 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n I इनिशियल स्क्वायर। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज h न्यू, h न्यू। दिस इज 1/8 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? h c अपॉन लैम्डा 1/8 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n I इनिशियल स्क्वायर, राइट। ओके, c और h को दोनों को अपॉन में भेज दो, तो यहां रह गया सिर्फ 1/लैम्डा। ये देखो, ये दोनों नीचे आएंगे, h का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यूब हो जाएगा, और c भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ME की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQC, और ये हो गया 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, राइट। दिस इज ए रिडवर्क कांस्टेंट, 1/लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज r 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, where r is called रिडबर्ग कांस्टेंट, और r की जो वैल्यू है वो है ME की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
HQC इन सब की वैल्यू रखोगे तो 1.3 के आसपास है, 1.03 10 की पावर -7 है ना, प्लस है प्लस 1.03 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ये ऐसे पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हमारी ग्रिड वर्क की वैल्यू होती है। यस सर। ठीक, अब यहां से हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं।